जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीकॉम गुरुजी में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी पैरागोजी से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। देखिए, हिंदी पैरागोजी से आपका जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, आसान सा क्वेश्चन सब रहता है। बस इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। थोड़ा सा आप माइंडसेट लगाइएगा तो आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक। इसीलिए आप लोग ज़्यादा घबराइएगा मत। इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी का वीडियो आपको दे दूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं थ्योरी का वीडियो अपलोड कर दूँगा। थोड़ा वीडियो लेट आया है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा काम में बिजी हो गया था, इसलिए अब वीडियो लेट आ रहा है। बाकी अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, मतलब आप व्याकरण शिक्षण की जब हम बात करते हैं उसमें क्या उचित होगा, किसके पद्धति जो है अपेक्षाकृत इनमें से मतलब व्याकरण शिक्षण की पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, मतलब इन चारों में से जिसमें वो ऑप्शन प्रयुक्त है वो कौन सा सबसे बेहतर होगा। तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, क्या व्याकरण की पद्धति में यदि नियमों को कंठस्थ कर लिया जाए तो यह सबसे अधिक उचित होगा, या फिर बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, क्या उदाहरणों से नियमों की ओर जाएगा तब वो ज़्यादा अच्छा होगा, या बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाएगा तब अच्छा होगा, या बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं तब अच्छा होगा। इन चारों में से कौन सा मैं व्याकरण शिक्षण की पद्धति में लगा दूं कि वो सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो देखिए, जब नियमों की कंठस्थ करने की बात करते हैं तो हम बच्चों को कभी भी याद करने की बात नहीं करते हैं, उदाहरणों से नियमों की ओर ले जाना। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बच्चे को उदाहरणों से नियमों की ओर जब ले जाएंगे तो बच्चे बेहतर सीखेगा। किसी भी फील्ड में आप सिखाओ तो बच्चे को पहले उदाहरण, यानी वो मतलब नज़दीक की चीज़ हो या दूर की, बच्चों को जो दिखाई दे रहा हो पहले उसके थ्रू आप बच्चों को समझा दीजिए कि बच्चे देखो ये चीज़ ऐसा होता है, फिर उसको नियमों की ओर ले जाओ। हम बच्चे को जब उदाहरण दिखा देंगे तब उसको नियम बताएंगे तो बच्चा बेहतर सीखेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है। इसके बाद कह रहा है कि नियमों से उदाहरणों के हम पहले नियम बताएंगे बाद में उदाहरण कर देंगे, इसमें बच्चा ज़्यादा बेहतर नहीं सीखेगा क्योंकि ये छोटे बच्चे की बात कर रहा है, ठीक। उसके बाद आता है बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ये भी ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। सबसे बेहतर हमारा कौन सा हो जाएगा, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, ये सबसे बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की ... सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी ... का अभिन्न हिस्सा होता है। अब इसमें से देखिए दो जगह ये खाली स्थान है और दोनों जगह आपको चारों ऑप्शन में दो बात दिया, आपको लगाना है। क्या लगाइएगा, क्या भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की ऐतिहासिकता सीखना भी है या इतिहास का अभिन्न हिस्सा होता है। अब दूसरा ऑप्शन कहता है संस्कृति और संस्कृति, ठीक। तीसरा ऑप्शन कहता है बारीकी और व्याकरण, यानी भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की बारीकी सीखना भी है या नियमबद्धता और व्याकरण। देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा सबसे संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है। किससे, संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। मतलब भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है। मतलब देखिए जो जिस संस्कृति का होता है भाषा उसी प्रकार का उसका होता है, ठीक है। तो इसीलिए भाषा जो है भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है। चाहे आप जिस संस्कृति, मतलब संस्कृति का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग संस्कृति होती है, मतलब सभी का अपना अपना संस्कृति होता है, तो उसका भाषा भी वैसा ही रहता है वो, क्योंकि उसका एक अभिन्न हिस्सा है ये, ठीक। समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति लिख देती है, अभिनव को अनव लिखना इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा। किसी भी अक्षर को जब वो लिखता है तो शब्द को जब वो लिखता है या लिखती है तो उसमें से क्या कर रहा है, अक्षर छोड़ दे रहा है, कोई बीच का अक्षर छोड़ दे रहा है, तो उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता। अगर लिखना रुचिकर नहीं लगेगा तो वो लिखेगा ही नहीं। उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो सकता है, सामंजस्य न हो, उसके विचारों में अस्पष्टता न हो, ये भी हो सकता है, उसे मात्राओं का ज्ञान न हो। देखिए जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम कम से कम सोचते हैं कि उसकी गलती दें, कम से कम सोचते हैं कि उसकी गलती दें। अब देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आप लोग
आप लोगों का ये उत्तर हो जाएगा सी, उसके विचारों में अस्पष्टता न हो। देखिए विचारों के अस्पष्टता के कारण ही हम गलत लिख देते हैं, ठीक। हमें मतलब जब भी हमारे विचार में अस्पष्टता नहीं होती है तो हम गलत लिख देते हैं, ठीक। बाकी उन्हें लिखना रुचिकर नहीं लगता, क्यों नहीं, लिखना रुचिकर लगता है तभी तो लिखता है, ठीक। उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो, ये भी उत्तर सही नहीं है, ठीक है। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी, उसके विचारों में अस्पष्टता न हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। समावेशी माहौल का निर्माण करना है, उसमें किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण देना है। देखिए पहला उत्तर पढ़िए, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। क्या सही उत्तर है, या दूसरा पढ़ लें, स्वयं के बोलने की गति बहुत धीमा रखना। ऑप्शन सी कहता है सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना। और ऑप्शन डी कहता है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। यदि हम पहला उत्तर ले लें कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, देखिए जब ये सदैव की बात कर दिया यानी हमेशा की बात जब ये कर दिया, इसलिए ये उत्तर गलत हो गया। स्वयं से बोलने गति धीमा रखना, ये उत्तर तो बहुत गलत बात कर रहा है। सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करना, ये भी उत्तर सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। देखिए आवश्यकता अनुसार की बात जब कर रहा है तो ये जब आवश्यकता हो तब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये सबसे बेहतर उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। सबसे बेहतर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जब हम दृश्य आवश्यकता अनुसार जब हम उपयोग करेंगे उसका, तो समावेशी कक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। बच्चों में कहानियों को शब्द से दोहराने की क्षमता का विकास करना। या उच्च प्राथमिक की बात की है, पहली कक्षा की बात नहीं की, यानी पहला से पांचवा की नहीं, 6 to 8 यानी 6ठी से 8वीं कक्षा की बात कर रहा है, इसलिए उस हिसाब से सोचना है आपको। उसके बाद कर रहा है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठ्यों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। और ऑप्शन डी है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना। बताइए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। क्या कहानियों को शब्द से दोहराने की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। बच्चों को व्याकरण कंठस्थ करवाएंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चों को पाठ में दिए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, देखिए हम अभ्यास करवाएंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमको उचित उत्तर ढूंढना है। तो उचित उत्तर क्या हो, समझ के साथ पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना, यही तो है। हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी। देखिए कभी भी उत्तर को सीधे गलत मत कर दीजिए या सीधे सही मत कर दीजिए, अगला उत्तर जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको ये उत्तर ठीक लगेगा। अगला उत्तर हो सके कि उससे ज़्यादा बेहतर हो, तो ज़्यादा बेहतर जो होगा वो उत्तर हमें लेना है, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, क्यों। जिसे छात्र सरलता से समझ सके, हाँ जिसे छात्र सरलता से समझ सके, मतलब जिसको छात्र सरलता से समझ लेगा, क्या ऐसा कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। या जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, क्या ये उपयोगी नहीं होगा। या जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, क्या ये उपयोगी नहीं होगा। या जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं नहीं, तो क्या ये उपयोगी नहीं होगा। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कविता है जो प्राथमिक स्तर पे उपयोगी नहीं होगा, बताइए आप लोग। देखिए आप सभी जो है ना कमेंट करके मुझे जितने भी क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ता हूँ, आप लोग यदि पहले बना लेते हो, ये सॉल्व कर लेते हो, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि जितना टोटल क्वेश्चन होगा उसमें से आपको कितना नंबर मिल रहा है, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। क्या सरलता से समझ लिया, उत्तर तो बिल्कुल सही बात है भाई, समझ लिया तो बढ़िया बात है ना, वो तो होना चाहिए। जो कविता छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, सृजनशीलता को बढ़ाना ही तो जरूरी है। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित, देखिए जब बात यहाँ प्राथमिक कक्षा की क्या है, किसकी, प्राथमिक की। प्राथमिक में भाई अंतर्राष्ट्रीय वादों को क्या जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद की क्या जरूरत है प्राथमिक कक्षा में। और जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं नहीं, तो ये भी तो जरूरी ही है।
तो कौन सा, ये सी जो है ये उपयोगी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है, भाषा सीखने को प्रभावित उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या करता है? बच्चों द्वारा किए जाने वाला सुलेख, क्या यह भाषा सीखने को प्रभावित करेगा, या शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया ये प्रभावित करेगा? या उत्तर सी आपका कहता है कि शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा क्या ये प्रभावित करेगा, या भाषा संबंधी गृह कार्य ये प्रभावित करेगा? कौन सा ऐसा चीज है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करेगा? बताइए। हो गया। देखिए यहाँ जब बात बच्चों के खुद के द्वारा की जाने वाली कार्य है तो ये तो प्रभावित नहीं करेगा। ये लिखित परीक्षा ये भी प्रभावित नहीं करेगा। गृह संबंधी कार्य ये भी क्या प्रभावित करेगा? बच्चा करेगा जितना उतना बेहतर होगा। तो शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, यदि शिक्षक का रवैया ही ठीक ना हो तो जैसा रवैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसा रवैया होगा उतना वैसा होगा, मतलब अगर बच्चों के साथ शिक्षक ज़्यादा बढ़िया से बिहेव करेगा, उसके साथ बातचीत बढ़िया से करेगा तो बच्चा भी उसी तरह से बात करेगा, तो वो प्रभावित करेगा। यदि रवैया ठीक नहीं रहा, मान लीजिए शिक्षक गुस्से वाला है, उसको बात करने का मन ही नहीं है, तो प्रभावित तो करेगा ही। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सिखाने का सही क्रम है। देखिए भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है बताइए। देखिए ये लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, इसलिए इसको एक चीज से ध्यान रखना, सुबोपली से इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। देख लीजिए कौन सा उत्तर है? श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। पहला में देखिए बोलना, सुनना, पहले बोलना है फिर सुनना है, पहले तो सुनना है और डी में सुनना है, लेकिन उसके बाद पढ़ना है फिर बोलना है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? हम भाषा शिक्षण का यानी भाषा का आकलन कर रहे हैं, तो आकलन करने में हम सबसे कम महत्वपूर्ण किसको मानेंगे? किसी कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करना, हम बच्चों से कह रहे हैं ये चीज करो। साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। बताइए हम जब आकलन कर रहे हैं भाषा का, तो कौन सा चीज हमारे लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? ये नहीं कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम महत्वपूर्ण है। बताइए चारों में से क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए जब हम नाटक को रूपांतरित करेंगे महत्वपूर्ण है, साहित्यिक समारोह का करेंगे तो वो भी महत्वपूर्ण है, उसके बाद लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना कहेंगे वो भी महत्वपूर्ण है, किसी विषय का सबसे अपने विचार प्रकट करने के लिए वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे कम क्या है? सबसे कम हमारा हो जाएगा साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। देखिए साहित्यिक समारोह का आयोजन करना ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आयोजन इसमें भाषा का उतना बच्चों, देखिए कोई आयोजन कर रहा है तो भाषा का उतना हम आकलन नहीं कर सकते हैं इसमें, जितना इस समय कर। नाटक को रूपांतरित करके हम भाषा का आकलन कर लेंगे, परीक्षाओं का आयोजन करना उसमें भी हम भाषा का आकलन कर लेंगे, विचार दे रहा है किसी विषय पर उसमें भी हम भाषा का आकलन कर लेंगे। ठीक है, उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर बी। अगला कहता है भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, यहाँ शिक्षक की बात कर रहा है। तो भाषा शिक्षक में क्या होना आवश्यक नहीं है? व्याकरण का ज्ञान। क्या व्याकरण का ज्ञान जरूरी नहीं है शिक्षक में? सुंदर लेख यानी जो टीचर है वो अच्छा से लिखे। उसके बाद विषय का मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, यानी वो जो विषय मतलब भाषा का जो मूल्यांकन कर रहा है उसके विधि क्या सब है, इस विधि का ज्ञान उसमें होना चाहिए या नहीं। या रसायनों का ज्ञान होना। आप सभी को इसका उत्तर पता चल गया होगा कि उत्तर इसका डी हो जाएगा, रसायनों का ज्ञान। देखिए ये सभी तो इंपॉर्टेंट है भाषा शिक्षक के लिए, यही नहीं एक इंपॉर्टेंट। रसायनों का ज्ञान से मतलब भाषा का क्या लेन देन? कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रूपा बड़े समूहों के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। यानी रूपा जब किसी बड़ी समूह का मतलब है ग्रुप की बात कर रहा है, मान लीजिए 20, 50, 100 लोगों की ग्रुप है, उसमें जब वो कोई बात कहती है तो अटक जाती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? आप भी एक शिक्षक बनने वाले हो, बताओ क्या सहायता करोगे आप? प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसके बाद उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह में के सामने बोलने के लिए कहेंगे। देखिए चारों उत्तर सही है, आप किसी को काट नहीं सकते हो, किसी को भी नहीं काट सकते हो आप। ठीक है,
लेकिन हमको सहायता करनी है तो सहायता करने किसके लिए? बेस्ट के लिए। बेस्ट के लिए जब हम सहायता करेंगे, देखिए उसे हमेशा बड़े समूहों के सामने बोलने के लिए कहेंगे, बात ठीक है पर उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न, देखिए आत्मविश्वास ही की कमी के कारण ही वहाँ वो बोल नहीं पा रही है, तो आत्मविश्वास हम जब बढ़ा देंगे तब भी सही है। उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, ये भी सही है, लेकिन प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। जब वो छोटे छोटे समूहों के सामने बात करने लगेगी, बोलने लगेगी, उसमें जब वो मतलब निफिक्र होकर बोलेगी, तब वो जाके बड़े समूह में भी बहुत बढ़िया से बोलेगी। तो ऑप्शन सटीक कौन सा हो जाएगा? उत्तर ए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न का उत्तर अगर मैं तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इसलिए ये इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर करना। अगला देख लेते हैं, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति जो है सर्वाधिक रूप से सहायक है? यानी हम जब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ समझना है। अर्थ समझने के लिए कौन सा सर्वाधिक रूप से सहायक होगा? स्वस्वर पठन या फिर मौन पठन या फिर द्रुत पठन या फिर धीमा पठन? क्या धीरे बोलना से या फिर द्रुत पठन से या फिर मौन यानी मन ही मन पढ़ने से या स्वस्वर पठन से? किससे जो है हम अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं? देखिए जब हम पढ़ते हैं मौन पठन, जब भी हम पढ़ते हैं यानी मन में जब हम पढ़ते हैं तो अर्थ को बहुत अच्छा से समझते हैं। ठीक है, तो मौन पठन इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कभी भी अगर ऐसा रहे तो उत्तर आपको लगाना है मौन पठन, क्योंकि जब हम मन में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका अर्थ बहुत अच्छा समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की प्रक्रिया में खाली स्थान की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। किसकी उपेक्षा हम बिल्कुल नहीं कर सकते? शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, क्या इसकी उपेक्षा हम कर सकते हैं? बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, क्या इसकी उपेक्षा हम कर सकते हैं? बच्चों की सामाजिक श्रेणी, क्या इसकी उपेक्षा हम कर सकते हैं? या बच्चों की पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान, क्या इसकी उपेक्षा हम कर सकते हैं? देखिए हम उपेक्षा किसी की भी नहीं कर सकते, लेकिन किसकी हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हम किसी की करवे दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटी मोटी बात हो जाएगी, लेकिन किसकी हम कर देंगे तो बड़का बात हो जाएगा। तो किसकी कर देंगे? देखिए क्या शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान को उपेक्षा कर देंगे तो वो बड़का बात हो जाएगा? नहीं होगा, छोटा मोटा बात है। ठीक है सर, आप गलती हो गया, आपके पास तो ज्ञान है ही, कोई बात नहीं। बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि, देखिए इसकी उपेक्षा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। किसकी? जब हम भाषा ही सिखा रहे हैं तो बच्चे की जो अपनी भाषा है, भाषिक पृष्ठभूमि का मतलब बच्चे की जो अपनी भाषा है, हम उसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि उसकी उपेक्षा कर दिए तो फिर बच्चा सोचेगा कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, फिर वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा। इसीलिए हम बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बाकी बात बच्चों की सामाजिक श्रेणी की कर भी दिए तो कोई बड़का बात नहीं हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के पाठ्य पुस्तक के ज्ञान इसकी भी अगर कर भी दिए तो कोई बड़का बात नहीं हो जाएगा, लेकिन करना इस सब का भी नहीं है, उपेक्षा नहीं करना है। ठीक, लेकिन इसकी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देख लीजिए, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम होता क्या है। देखिए हमने पहले वीडियो में भी बता चुका है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अर्जन होता है आपका सहज और स्वाभाविक, हम कहते हैं। मतलब भाषा अर्जन वो है जो भाषा हम अपने घर से सीख के आते हैं, हमारी जो अपनी भाषा है उसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं, जिसमें हम किसी का भी कोई मतलब जो हम बोलते बोलते सीख जाते हैं उसी को कहते हैं भाषा अर्जन। अब भाषा अधिगम होता है जब हम किसी के मदद से सीखते हैं, वो व्याकरण हो, टीचर हो, किसी की मदद से हम भाषा को ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं बचपन से हिंदी बोल रहा हूँ, बाद में जाके इंग्लिश सीखा तो वो हिंदी भाषा का अनुवाद कर करके मैंने सीखा, तो वो भाषा अधिगम हो गया। ठीक है, अब जान लीजिए, अब उत्तर पढ़िए। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल है। उसके बाद भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं ये मातृभाषा में बनती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। अब आपको मैंने पहले बता दिया है, इसलिए उत्तर चुन लो। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा यहाँ अधिगम होगा। ठीक है,
यहाँ अधिगम होगा। भाषा अधिगम जो है प्रयास पूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ कह रहा है कि भाषा अधिगम में किसी भी अनुवाद का साइन, देखिए जब हम अभी बताए कि भाषा अधिगम मतलब हम जब दूसरी भाषा सीखते हैं ना तो वो किसी की मदद से सीखते हैं, या तो अपनी पहली भाषा के अनुवाद करके सीखते हैं जो टीचर या किसी के सहायता लेते हैं, तो भाई अनुवाद के सहारा ही तो सीखते हैं। तो कह रहा है नहीं सीखते हैं, मतलब यही तो उत्तर गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है, भाषा प्रयोग की दक्षता को विकसित करना है, इसके लिए क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। कौन सा उत्तर सबसे सही हो जाएगा बताइए? देखिए किसी वक्ता के साथ रहते हो, ठीक है, कोई भर दिन बोलने वाला व्यक्ति है उसके साथ रह रहा हो, क्या उससे उसे विकास भाषा में जैसे कहते हैं ना दक्षता का मतलब होता है परिपूर्ण हो जाना। ठीक है, परिपूर्ण होने के लिए क्या वक्ता के साथ रहने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मुहावरे याद करने से नहीं होगा, कविताएं याद करने से नहीं होगा। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, मतलब वो जहाँ चाहे सुन सके उस भाषा को और जहाँ चाहे बोल सके, उसकी एकदम पूरी आज़ादी कर दो, फिर वो अच्छे से मतलब उसको विकास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ ... के माध्यम से विकसित होती, किसके? अंतःक्रिया, सामंजस्य, अलगाव या टकराव, किसके? जल्दी बताइए उत्तर। देखिए जब बात क्या है अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति, देखिए अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति क्या मतलब? भाषा जो है वो भी परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, प्राथमिक स्तर पर जो हम भाषा सीखते हैं उससे क्या तात्पर्य है? भाषा वैज्ञानिक तथा स्पष्ट करना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, पहले से पचमा की बात, इसलिए ध्यान से कोई उत्तर को पढ़िएगा। भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सीखना। बताइए प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा सीखने का तात्पर्य क्या है बच्चों में? वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। क्या बच्चा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। भाषा का व्याकरण सीखने की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, जब बच्चा है प्राथमिक में फिर उच्च स्तरीय कहाँ से आ गया? भाषा का प्रयोग सीखना, हमारा उत्तर यहीं सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा नियम कंठस्थ कराए जाए, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, या भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, या भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। अब क्या हो जाएगा कि भाषा सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाएगी? बताइए, क्या कंठस्थ कराए जाने से सीख जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक कठोर रवैया अपनाएगा तो होगा? बिल्कुल भी नहीं। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, बिल्कुल सही बात कर रहा है। जब ये भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा ना तो वो सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाएगी। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठ देने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, इसके कारणों से सबसे कमजोर कारण हो सकता है। देखिए ये कारण दिया हुआ है कि आखिर क्यों वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, यानी क्यों मतलब अपने मन से क्यों नहीं लिख पाता है। तो सबसे कमज़ोर जो कारण है वो क्या है? उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसके विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ठीक है, यही थे वो कुछ कुल प्रश्न। आप लोगों को जितना इसमें से आया है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा। जितना आया आपको कमेंट, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था उसका भी उत्तर आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप लोग सोच लिए। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, नहीं ये उत्तर नहीं होगा। उसके विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल गलत बात है भाई, सामर्थ्य क्यों नहीं होगा। सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, ये भी उत्तर नहीं होगा। उत्तर कौन सा हो जाएगा? उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। देखिए यहाँ बात क्या कर रहा है कि वो जो देखिए लिखता जो है ना निबंध, वो गाइड या कुंजी से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। तो रटी हुई भाषा का प्रयोग करना मतलब क्या? उसकी जो अपनी भाषा है
वो उसमें बेहद कमज़ोर है, तभी तो वो उसका प्रयोग कर रहा है, नहीं तो अपनी भाषा में लिख लेता। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर डी। ठीक है, अगर आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप इस प्रश्न के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों तक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।